हेलो स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था जिसमें डेरिवेटिव को रिवाइज किया था मैंने। अब इंटीग्रेशन भी आपका पढ़ा हुआ है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा के हुआ है, डेफिनेटली पढ़ा के हुआ है, लिमिट कैसे प्रूव करते हैं। बस 5 से 10 मिनट को थोड़ा रिवाइज करूंगा मैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग के जो वीडियो थे उसमें थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था और अभी मैं थोड़ा सा ये माइक को यूज करना चालू किए तो साउंड मेरे ख्याल से अब ठीक आएगा। और अभी देखते हैं हम लोग इस मंथ के एंड तक जैसे भी है, आज के मेरे ख्याल से 22 है ना, तो 2-3 दिन और देखते हैं। यदि आपकी नीड आपको लगी नीड तो फिर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस पर चल रहा है हमारा डिसीजन, हम लोग लेने वाले हैं। तो 2-3 दिन का मैं क्लास में और व्हाट्सएप ग्रुप में कंफर्म करके दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, बस 5 से 10 मिनट रिवाइज करूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। मीनिंग ऑफ इंटीग्रल, मैंने आपको इसके पहले इसका मीनिंग समझाया था। जैसे मान के समझाने के लिए कोई इरेगुलर बॉडी है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, जैसे मास है m1, m2, m3, m4, mn, सबको मैंने ऐड कर दिया m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डैश डैश प्लस mn। तो याद होगा इसको लिखते थे समेशन ऑफ n, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है सब, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, मैंने यहाँ पे n लिख दिया। 1 2 3 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिख दिया। जितने टर्म्स रहेंगे उतना हम लिखेंगे, ठीक है। ये सब बता के हो चुका है आपको। लेकिन मान के चलो कोई इरेगुलर बॉडी बनी है नंबर ऑफ पार्टिकल से dm 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 dm, सभी को ऐड करना है तो वही dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, यानी पूरे बॉडी का मास कैपिटल है। तो इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू कैपिटल है, यानी इंटीग्रेशन से हम क्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर मैंने फोर्स लगाया बॉडी पे F, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ x, मैंने जो फोर्स लगाया ये फोर्स लगाया मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया, मतलब एक ही बार लगाया मैंने फोर्स। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ x, मुझे वर्क निकालने का आता है। सिंपल लैंग्वेज में वर्क कहने क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो जो डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी अपने वो वर्क और एनर्जी में पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था। तो मैंने फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई, वर्क कहने क्या होता है, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसको F इनटू x लिख दिया, ठीक है। अब इसको यदि मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं तो सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पे x1 से लेकर x2 तक हुआ और ये आपका फोर्स F लगा, ये आपका फोर्स F लगा और डिस्प्लेसमेंट आपका x1 से x2 हुआ। तो आपको यहां पर एक रेगुलर डायग्राम मिल गया और ये जो एरिया है वर्क यानी F इंटू एक्स, आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पर आपको इंटीग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई, वर्क निकाले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने ग्राफिकली इसको प्लॉट किया, डिस्प्लेसमेंट आपका x1 से x2 तक हुआ और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 मतलब x, और आपका फोर्स F लगा। फोर्स कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट फोर्स है तो इसलिए आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान के चलो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और मैंने यहां पर अभी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 एज्यूम किया, मैंने इसको दबाया, थोड़ा कॉम्प्रेस किया मैंने, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके अंदर एक फोर्स पैदा हुआ सपोज F1। मैं जितना अप्लाई फोर्स करूंगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, सब पता है आपको। फिर मैंने फोर्स और बढ़ा दिया F2, मैंने फोर्स और बढ़ा दिया F3, तो फोर्स यहां पर क्या आ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब फोर्स यहां पे फंक्शन है। ऐसे केस में आपको, ऐसे केस में वर्टिकल स्प्रिंग लेके समझा देता हूं एक बार, आपको समझा के भी हो चुका है सभी। ये स्प्रिंग है, ब्लॉक अटैच किया मैंने,
यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क आपका डब्ल्यू है। ऐसे केस में आप इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट होंगे dx, उसके लिए वर्क निकालोगे dw और उसका करोगे इंटीग्रेशन, तो आपको टोटल वर्क मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक का वर्क निकालना उसके अकॉर्डिंग लिमिट पुट करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जहां पे फंक्शंस आएंगे वहां पे हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, मतलब जहां पे फिजिकल टर्म चेंज होगा, वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने भी आपको ये जो बताया कि मैंने फोर्स लगाया, फिर फोर्स लगाया, फिर फोर्स लगाया, मतलब मैंने फोर्स को लगातार बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो फोर्स मेरा कुछ, जैसे मान के चलो ये फोर्स है, स्प्रिंग वाले एग्जांपल में देखोगे से एक बार ये स्प्रिंग है, मैं थोड़ा खींचा, फिर और खींचा, फिर और खींचा, मतलब फोर्स लगातार क्या कर रहा हूं मैं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो मेरा फोर्स इंक्रीज हो रहा है स्टेज से। अब यहां पर जो डायग्राम बना वो रेगुलर नहीं बना, तो मैं यहां पर इसका एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। इसके पहले मैंने एरिया डायरेक्ट निकाला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लिया था। मैं यहां पे क्या करूंगा, जैसे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पार्ट में डिवाइड किया, ये पार्ट में डिवाइड किया, ये पार्ट में डिवाइड किया। सपोज ये आपका y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये आपका y4 है, ये आपका dx डिस्प्लेसमेंट dx 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो जैसे इस स्ट्रिप का, ये स्ट्रिप बनाया मैंने, पट्टी बनाया, इस स्ट्रिप का मुझे एरिया चाहिए, तो y1 dx, ये dx, ये y1, तो y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस so on yn dx। तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू समेशन ऑफ y dx। कितने टर्म्स है, n, यहाँ पे n लिख दूंगा, i की वैल्यू इस स्टेप से मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, इतना सा जो पोर्शन है ये वाला, जैसे ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ये पोर्शन छूट गया, फिर ये पोर्शन छूट गया, फिर ये पोर्शन छूट गया। इसलिए मैं क्या करूंगा, इंटरमीडिएट बीच में कहीं तो ले लेता हूं मैं, y इंटू dx, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इंटू dx, इसका मैं करूंगा इंटीग्रेशन, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा और टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दिस इज द नीड ऑफ द इंटीग्रेशन, सॉरी दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। इसको हमने मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, y इंटू dx, और मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन हमेशा टोटल निकाल के हमको देता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर x की वैल्यू मान के चलो, सपोज x1 की वैल्यू 5 है, सॉरी x1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे x2 की वैल्यू मान के चलो मैंने लिख दिया 10, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो मैं लिमिट पुट करूंगा 2 से लेकर 10 तक। तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। सब डिस्कशन हो चुका है, मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है। जितने भी मैंने लास्ट पीरियड में डिफरेंशिएशन के जो मैंने जो क्लास मतलब जो वीडियो लेक्चर लिया था, उसमें जितने भी फॉर्मूले को उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाता है, मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स है इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो आप, d by dx ऑफ f of x, f of x का डेरिवेटिव सपोज g of x है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, ये dx उधर चला गया, डेरिवेटिव इधर के उल्टा हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, बता चुका हूं। क्या बचेगा, f of x। तो इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, f of x। डेरिवेटिव ऑफ f of x यदि g of x है, तो g of x का इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x। एग्जांपल d by dx ऑफ sin x क्या है, cos x है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x। लेकिन इंटीग्रेशन दो प्रकार के हैं, एक इंडेफिनेट है और एक डेफिनेट है, तो उसको भी समझ लेते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं देखो, जब ध्यान दो, d by dx ऑफ सपोज मैंने लिखा f of x plus c मान के चलो कि कांस्टेंट है, तो इसको मैं डिफरेंस इसका डेरिवेटिव लेता हूं, d by dx ऑफ f of x प्लस डेरिवेटिव को हम अलग अलग कर सकते हैं, c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, लिखने की आवश्यकता नहीं, इज इक्वल टू g of x। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of x plus c। f of x plus c का डेरिवेटिव g of x है, तो g of x का इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x plus c, where c is the integration constant। ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है। मैं ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, फॉर्मेट समझा दिया मैंने। और डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx
ए से बी लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे आप, लिमिट पुट करोगे ए से लेके बी, कैसे पुट करोगे, पहले अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस टाइप, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक टॉपिक है, वो अपन बाद में जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तब वहां पे डायरेक्ट आपको मैं बता दूंगा। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है x टू द पावर n dx। एक मिनट, मैंने क्या बताया, f ऑफ x की डेरिवेटिव g ऑफ x है, तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, f ऑफ x। थोड़ा फिजिकल टर्म्स के लिए यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान दो प्लीज। d by dt of x, the rate of change of displacement with respect to time, यानी क्या होता है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव वेलोसिटी है d by dx of f of x, g of x है। तो therefore by definition of integration of g of x dx is equal to क्या होगा, f of x। f of x की डेरिवेटिव g of x है, x की डेरिवेटिव वेलोसिटी है, तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो डेरिवेटिव से, तो वेलोसिटी से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से। बात समझ गए, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक्सेलरेशन में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेरिवेटिव क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेरिवेटिव क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसलिए एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी। ये पहले भी अपन ने पढ़ चुके हैं ना, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला हमने पढ़े थे, आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, एक पावर बढ़ेगा वही पावर डिवाइड में आएगा, यहाँ पे लिमिट नहीं है तो प्लस c आएगा, और यदि यहाँ पे लिमिट है, पावर बढ़ेगा वही पावर डिवाइड में आएगा, लिमिट है तो a से लेके b, लिमिट थी आपकी, यहाँ कर दिया मैंने a से लेके b, पहले अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट। तो इस डिस्कशन को अपन आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल अपने लिए थे क्लास में और चैप्टर्स में आ चुका है, यूज कर चुके हैं, सभी को पता है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दिया क्योंकि अभी अपने को काम करने वाला है। देखो, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हालांकि ये जो लेक्चर चल रहा है, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं ग्राफ की क्वेश्चंस लूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वीटी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अलग से कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग। लेकिन आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो लिया इसके पहले मैंने जब पढ़ाया था, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s, ये टाइम t हो गया, आपका ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि यदि इस ग्राफ में तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्योंकि टेंजेंट से हमको स्लोप निकालना होता है, तो यदि आप स्लोप निकालते हो, यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया, ये आपका हो गया S1, ये हो गया आपका S2, S1 यहाँ से ये S1, ये S2, ये T1, ये T2, थीटा एंगल है, स्लोप निकालोगे, स्लोप यानी क्या होता है, tan थीटा पता है आपको, और tan थीटा यानी क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, S2 माइनस S1 यानी y बाय x होता है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, मतलब डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और ये आपकी होती है स्पीड। तो इसका मतलब स्पीड क्या है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगे स्लोप, थीटा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब tan थीटा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। लेकिन जब स्पीड चेंज होती है, बदलती है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करते हैं, जहां स्पीड बढ़ती है या कम होती है, तो उस समय हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जैसे ये ग्राफ देखो आप, अच्छा एक चीज और सुन लो, थीटा यदि बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, थीटा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा यदि कांस्टेंट है मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है।
ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व बनाया हुआ है। मैंने आपको इतना सा पार्ट लिया था याद करो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया छोटे से पार्ट में, ये एंगल आपका θ1 है, फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एंगल आपका θ2 है, यानी यहाँ पे स्लोप आपका tan θ1 आ रहा है, यहाँ पे स्लोप आपका tan θ2 आ रहा है, θ2 θ1 से बड़ा है, मतलब आपकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे भी ध्यान रखना, यदि आपका कर्व डिस्टेंस एक्सिस की तरफ झुक रहा है मतलब स्पीड बढ़ रही है, टाइम की तरफ झुक रहा है, टाइम की तरफ झुक रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। डिस्टेंस की तरफ झुक रहा है मतलब कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम की तरफ झुक रहा है मतलब कम डिस्टेंस में ज्यादा समय लग रहा है। तो टाइम की तरफ झुकेगा मतलब स्पीड कम होगी, डिस्टेंस एक्सिस की तरफ झुकेगा मतलब स्पीड बढ़ेगी। तो ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये देखो, ये कर्व ऐसा बना है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। मैंने यहाँ पे देखो छोटे से पार्ट में टेंजेंट ड्रॉ किया, ये थीटा एंगल बना। फिर मैंने देखो ये कर्व ऐसा बना है, इधर चला गया, झुक रहा है, टाइम की तरफ झुक रहा है कर्व, तो टेंजेंट ये बना, ये थीटा ज्यादा है क्योंकि देखो ये y की तरफ झुका हुआ है टेंजेंट है ना, ये थोड़ा नीचे आ गया, मतलब ये θ1 है θ2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे आप आगे टेंजेंट बनाओगे जैसे जैसे आप टेंजेंट बनाते जाओगे तो थीटा की क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कम होती है मतलब tan थीटा कम हो रहा है। देखो ये कर्व में हर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कैसी है, अलग अलग है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे टेंजेंट अलग अलग आ रहा है, मतलब स्लोप अलग अलग आ रहा है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है मतलब स्पीड क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है। ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ हो गया, और इसके पहले जो बनाया था कौन सा था, इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ। सुन लो अच्छे से, ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, थीटा क्या है, कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड कांस्टेंट। ग्राफ यदि ऐसा बना हुआ है, टेंजेंट ये बना, टेंजेंट ये बना, फिर ये बना, ये थीटा, फिर ये थीटा, फिर ये बनेगा, मतलब थीटा लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ रही है। ग्राफ ऐसा बना हुआ है, टेंजेंट ये ड्रॉ किया, ये थीटा है यहाँ पर, फिर टेंजेंट ये ड्रॉ किया, ये थीटा है यहाँ पर, तो ये θ1 है, θ2 है, थीटा कम होते जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यदि आपका ग्राफ टाइम की तरफ झुक रहा है मतलब स्पीड कम हो रही है, डिस्टेंस की तरफ झुक रहा है, डिस्टेंस एक्सिस की तरफ झुक रहा है मतलब स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यदि आपका ग्राफ ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे स्पीड निकालने को बोला, यहाँ टेंजेंट जो बनेगा आपका, वो टेंजेंट आपका y एक्सिस के पैरेलल आएगा। मतलब यदि आप यहाँ पे छोटा सा पार्ट लेते हो, एकदम छोटा सा पार्ट लेते हो, इतने से पार्ट के लिए आप लेते हो, तो आपका यहाँ पे टाइम t1 से t2 हुआ, लेकिन आपका डिस्टेंस s1 से s2 नहीं हुआ, मतलब कांस्टेंट चल रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो क्यों है, ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, ये पैरेलल है, यदि ये पैरेलल है मतलब एंगल कितना बनाएगा, जीरो बनाएगा, और यदि एंगल जीरो बनाएगा मतलब स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा tan जीरो, और tan जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे किसी पॉइंट पर स्पीड निकालो, क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, मतलब यहाँ पर आपकी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी हर पॉइंट की स्पीड या एवरेज स्पीड सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड अलग आएगी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी अलग आएगी। हो सकता है कोई इंस्टेंट पे एवरेज की वैल्यू, एवरेज स्पीड की वैल्यू, किसी इंस्टेंट पे स्पीड की वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू सेम ये हो जाए, लेकिन इन जनरल में बोलूं तो हर पॉइंट की स्पीड की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पे स्पीड 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70, और इसका एवरेज आंसर 50 है, मतलब ये वैल्यू यहाँ इधर मैच होगी, ऐसा हो सकता है। यहाँ 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60, यहाँ 70 है, मतलब स्पीड लगातार यहाँ क्या होगी, चेंज हो रही है। हो सकता है कि कोई एक वैल्यू इंस्टेंटेनियस स्पीड की एवरेज वैल्यू से मैच हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे कि इस लेक्चर में आप कितना पढ़ते हैं, फिर आगे मैं आपको
ग्राफिकल क्वेश्चन, मतलब ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस दूंगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जर्क क्या होता है, ये सब समझाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल सेंड किया था सेकेंड वाली मोशन स्टेट की सेकेंड फाइल जो सेंड किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अपनी ये जो शीट है होम असाइनमेंट की, इस होम असाइनमेंट की शीट में 40 नंबर का क्वेश्चन है, 14 सुन ले। डी मतलब स्मॉल चेंज है ना, डिवाइड बाय डी मतलब डेरिवेटिव, ध्यान रखोगे आप। इंटीग्रेशन बता चुका हूं मैं, इंटीग्रेशन को आज ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया मैं क्योंकि मैंने पहले क्लास में पढ़ ली है, और इंटीग्रेशन में कुछ चीजें मुझे यदि बतानी है तो जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उस समय बता दूंगा। द डिस्प्लेसमेंट x in meter of particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of force is related with to time t equal to दिया है root x plus 3. The displacement of particle when its velocity is 0 will be, displacement निकालो जब velocity कितनी है 0। तो इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी 0 दिया हुआ है और उस समय आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमको वेलोसिटी की इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। उस कंडीशन पे टाइम कितना आता है हम वो देखते हैं। तो पहले एक काम करो, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप एक काम करो, यहां से x निकालो, तो रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 3। ये रूट x है, हमको x चाहिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको लिख दिया। आप बोलोगे सर आपने x क्यों निकाला है, मैंने x इसलिए निकाला, कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, t की इक्वेशन दी हुई, t यहां पे टाइम है, रूट x प्लस 3। आपको बोला है कि x की वैल्यू बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो यहां से मैंने x का इक्वेशन बनाना था मुझे, तो पहले रूट x निकाला मैंने, फिर वहां से मैंने x निकाला, स्क्वायरिंग करके x इज इक्वल t माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी 0 दी हुई है, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना लिया। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, तो v is equal to d by dt of x, x is the function of time here, t minus 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, आपको मालूम है d by dt of t to the power n, पावर सामने पावर में कम, ये फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव में। तो यहां पर ये जो पावर है ये 2 है, इसको पूरा t मान लो, पावर सामने एक पावर कम है, 2 माइनस 1, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि t माइनस 3, तो t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 और 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो इतना ही बचेगा। तो ये आपका v हो गया। तो देयरफॉर 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी जब 0 है तब आपको x निकालने का आ गया है, तो t माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब t माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब देयरफॉर t इक्वल टू 3 सेकंड। टाइम के 3 सेकंड कब आई है, जब वेलोसिटी 0 है। 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट या बॉडी रुक गई है, 3 सेकंड के बाद बॉडी रुक गई है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 0 हो गई है। और टाइम के 3 सेकंड को आप फिर से पुट कर दो, यहां पर कहां गया इक्वेशन, हां ये आपको x निकालने बोला है, x का इक्वेशन आपके पास है, तो x इज इक्वल टू t की कितनी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 0। इसका मतलब x की उस समय कितनी है 0। अच्छा एक चीज और यहां पे हम सोच सकते हैं कि टाइम की वैल्यू जब 3 सेकेंड है तब आपका x 0, मतलब टाइम बीत चुका लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। 2-3 चीजें हो सकती है, जो इक्वेशन उसके हिसाब से, 2-3 मतलब इक्वेशन के हिसाब से। इक्वेशन क्या था आपका, x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। टाइम जब 0 रहा होगा, तो यह 0 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर टाइम को पुट करते जाओ, t की वैल्यू 1 2 3, t की वैल्यू 1 2 3 पुट कर जाओगे तो x की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी इस टाइप से। मतलब t की वैल्यू जब 0 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 t माइनस 0 मतलब 0 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 9, मतलब उस समय बॉडी ओरिजिन से 9 मीटर आगे रही। इस टाइप से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। देखो जैसे मैंने आपको ये भी कहा कि इसके बाद में जो वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस दूंगा, स्लोप कैसे निकालते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में देखो क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया बीच में, हाँ एक अपने
होम असाइनमेंट की जो शीट है उसमें क्वेश्चन आ गया है, ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि मैं आपको इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, है ना, कब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव, किस पॉइंट पर, वो पूछा है। थोड़ा सा यहां पे ग्राफ लिखा, ये आपका ग्राफ ऐसा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जब भी आपको स्पीड निकालना है कहीं पर भी, तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और वहां से टेन थीटा निकालना है। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ निकालना है, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये थीटा आ गया, मिल गया आंसर। यहाँ निकालना है, ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये थीटा आ गया, ये आ गया आंसर। अलग पॉइंट पे निकालना है, थीटा चेंज हो गया, ये आ गया आंसर। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कैसा बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ tan 0 आ जाएगा, tan 0 मतलब 0। यहाँ पे थीटा आपका एक्यूट है, यहाँ भी थीटा आपका एक्यूट 90 से कम है, लेकिन यहाँ पे देखो यदि आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ये ऐसा बनेगा। फिर से एक बार देख लो, मैं जो बोलना चाहता हूँ, फिर से सुन लो एक बार, कोई बात, फिर से एक बार सुन लो अच्छे से मैं जो बोलना चाहता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि आपको निकालना है ग्राफ में, तो आपको उस इंस्टेंट पे जहां निकालना है उस टाइम पे जाके टेंजेंट ड्रॉ करना है ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और वहां से आपको मिलेगा थीटा, और टेन थीटा आपका होगा स्लोप, और स्लोप यानी वेलोसिटी यानी स्पीड। ग्राफ आपका, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, ये टेंजेंट बनाया आपने, ये बना टेंजेंट, फिर से देख लो, ये S1, ये S2, ये T1, ये T2, है ना, एकदम छोटा सा पार्ट लाइन बन रहा है, ds/dt यानी क्या है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। फिर आपने यहां बना दिए, थीटा चेंज हो गया, थीटा 2 के थीटा 1 का, मतलब आपका स्पीड चेंज हो गया। ये कर्व, जहां भी कर्व है वहां स्पीड चेंज हो रही है। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, अब कहीं पे भी थीटा लेके देख लो, थीटा 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 tan थीटा क्या आ रहा है, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ये टेंजेंट बनेगा, ये बना टेंजेंट, ये एक्स एक्सिस एंगल हमेशा आपको एक्स एक्सिस से लेना है, ये बना एंगल, मतलब आपकी स्पीड यहां पे कितनी आने वाली है, स्पीड यहां पे आने वाली tan थीटा, और थीटा यहाँ पे कैसा है, ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा एंगल, मतलब ये वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव। अब क्वेश्चन में आते हैं, हालांकि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लो जो बताया डिफरेंट ग्राफ के लिए, इसको और मैं इलैबोरेट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे बीच में क्वेश्चन आ गया, होम असाइनमेंट की शीट में से दे रहा हूं मैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। जो मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड की है उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेकंड नंबर वाली है ना, थर्ड वाली आज अपलोड कर दूंगा। कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे एफ पॉइंट है। हमको बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। किस पॉइंट पे नेगेटिव है, इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये टेंजेंट बनेगा, थीटा इक्वल बनेगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगे डी पॉइंट में, टेंजेंट आपका पैरेलल टू द एक्सिस बनेगा, थीटा 0 आएगा, स्पीड 0 आएगा। यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा, मतलब ई पॉइंट पे आपका एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस से, ऑब्ट्यूस, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव आ रहा मतलब स्पीड क्या आ रही, स्पीड आ रही, स्पीड मतलब वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी, देखो इंस्टेंटेनियस वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि देखो यहां पॉजिटिव स्पीड थी, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी थी इस इंस्टेंट पे, सी पॉइंट पर, सी इस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव थी, यहां कितनी थी, 0, यहां क्या हो गई, नेगेटिव। तो अलग अलग इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अलग अलग पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जहां पे कर्व है वहां पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जिस ग्राफ में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस ग्राफ में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन में कैसे समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस निकालना है कि एवरेज निकालना है, तो आपको बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड,
फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब जब टाइम के लिए 2 सेकंड हुई है तब की वेलोसिटी बताओ। बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम 0 सेकंड टू 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड के समय के 0 से 10 तक का जो ड्यूरेशन है उसकी निकालो। 0 से लेकर 10 तक का समय दिया है उसकी निकालो, मतलब एवरेज निकालो। 3 सेकंड में जाके निकालो मतलब इंस्टेंट पे निकालो, उस इंस्टेंट पे निकालो, इंस्टेंटेनियस निकालो। इंस्टेंटेनियस निकालना मतलब डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। इंस्टेंटेनियस निकालना मतलब किसको अप्लाई करना है? डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। आपको निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट है सॉरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम। इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, 3 सामने आ गया, पावर 1 कम हो गया, माइनस 2 सामने आ गया, 12t 3t स्क्वायर माइनस 12t v निकालना है। t के लिए यहां पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं? इस टाइप से आपको निकालना है। t के जो 3 सेकंड यहां पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। t के लिए आप पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 12t है सॉरी, t के लिए कितनी 3 या 3 पुट करना पड़ेगा। t के लिए पुट करो 3 सेकंड यहां पर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 into 3 27, 27 माइनस 23 36 माइनस 9 आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक एवरेज वेलोसिटी का भी क्वेश्चन लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 10। फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। t की वैल्यू 1 सेकेंड से लेके t की वैल्यू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। इसके पहले अपने इंस्टेंटेनियस निकाले थे, मतलब जैसे 1 सेकेंड बोला है, 1 सेकेंड एट 4 सेकेंड, यहाँ पे 1 से 4 बोला है, 1 से 4 बोला है मतलब आपको एवरेज निकालना है। तो ये डायरेक्ट निकालोगे आप, s1 इज इक्वल टू यहाँ t की 1 पुट करोगे, 5 into 1 का स्क्वायर प्लस 6 into 1 प्लस 10, यहाँ से आपका s1 का आंसर आएगा। फिर t के लिए कितनी 4, तो s4 निकालोगे आप, t 5 into 4 का स्क्वायर प्लस 6 into 4 प्लस 10, यहाँ पे आंसर आएगा। और आपको निकालना है एवरेज स्पीड, जो कि एवरेज निकल के आ रही है s4 माइनस s1 अपॉन p4 माइनस p1। यहाँ से s1 का आंसर आ जाएगा, यहाँ से s4 का आंसर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना 4 माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। f ऑफ x की डेरिवेटिव यदि g ऑफ x है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx पढ़ा किया हुआ है, f ऑफ x रहेगा। यदि यहाँ पे लिमिट नहीं है तो प्लस c आएगा, लिमिट है a से लेके b, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा a से लेके b, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दो टाइप के इंटीग्रेशन है, जहां लिमिट नहीं है वो इंडेफिनिट है, जहां लिमिट है वो डेफिनिट है। अच्छा, एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट की शीट में 12th नंबर का जो दिया हुआ है, उसको मैंने जो आपको सेकंड नंबर की जो पीडीएफ फाइल सेंड की है उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। बस एक आध जगह सिंबल थोड़ा अलग है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में जो कंडीशन दी हुई है, मतलब अपने असाइनमेंट थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। और क्वेश्चन क्या था ये बताया था आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जिसने मोशन किया, आधा डिस्टेंस कवर किया इस क्वेश्चन के हिसाब से v0 वेलोसिटी से, x/2 मान लेता हूं, पूरा डिस्टेंस x है, मैंने बताया था क्वेश्चन वाला। जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस उसको दो स्पीड से कवर किया, v1 और v2 से। तो v1 और v2 से कवर किया, बचा हुआ डिस्टेंस नो डाउट x/2 है। देखो पूरा डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है पहले भी क्लास में, सेकंड नंबर का जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें।
टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो आधा डिस्टेंस कितना हो गया x/2, बचा हुआ आधा डिस्टेंस v1 और v2 से कवर किया। हाँ लेकिन दोनों के लिए जो टाइम लगा वो सेम लगा, तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है अपनी शीट में, वहां टाइम सेम वर्ड यूज नहीं किया है, तो वो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको देख लेना, वो सॉल्यूशन लिखा हुआ है पीडीएफ फाइल में, वहां से आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 30 होम असाइनमेंट की शीट का क्वेश्चन है 30 नंबर का। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v equal to v0 plus gt plus ft square, वेलोसिटी दी हुई है आपको क्वेश्चन में। if its position is x equal to 0 t equal to 0, जब x के लिए 0 तो टाइम भी 0 है। देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो आपको अच्छे से पता है डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी से हम क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। d/dx ऑफ f ऑफ x क्या होता है, g ऑफ x होता है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx क्या होगा, f ऑफ x होगा। आपको इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम शुरू में 0 था, डिस्प्लेसमेंट पूछा है 1 सेकंड के बाद, यानी आपको 1 सेकंड के बाद पूछा है, फाइनल लिमिट दे दिया है, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन यहां यूज करें। तो we know that velocity is equal to dx by dt is equal to v0 plus gt plus ft square। dt को इधर लेके आ गया, ये हो गया dt, ये हो गया dx। वेलोसिटी से यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो इसका करो आप इंटीग्रेशन, आपको मिलेगा x, शुरू में x की वैल्यू कितनी है 0, बाद में कितनी होगी x जो निकालने बोला है, शुरू में टाइम की कितनी है 0, कितने देर का बोला है 1 सेकंड का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम कितना है शुरू में, जब x आपका 0 है, जब x आपका 0 है तब टाइम कितना है 0 है। जब आपका x के लिए x अज्यूम किया मैंने, निकालने कहा गया वेरिएबल पता नहीं हमको भी, मतलब हमको पता नहीं है अननोन है हमारा, तब आपका डिस्प्लेसमेंट सॉरी तब आपका टाइम 0 से कितना हो गया 1, और यहां पर आप देखो मैंने टाइम की लिमिट क्यों पुट किया हूं, क्योंकि टाइम का फंक्शन है यहां पर, dt के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन ले रहे हो, v0 कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन ऑफ v0 dt 0 से 1, इंटीग्रेशन को हम अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ gt dt 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ft स्क्वायर dt 0 से 1। इज इक्वल टू v0 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, देखो इधर d/dx ऑफ x कितना 1, x की डेरिवेटिव 1 है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट dx कितना हो जाएगा, x की डेरिवेटिव 1 तो 1 कंडीशन x, सिमिलरली d/dt ऑफ t कितना 1, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा t, t का डेरिवेटिव 1 तो 1 कंडीशन t, पढ़े यहां पर पहले ही, तो यहां से v0 बाहर आ गया, यहां बचा 1 कंडीशन क्या हो जाएगा t, लिमिट रहेगी आपकी 0 से लेके 1 प्लस g कांस्टेंट में बाहर आ गया, ये देखो यहां t दिख रहा है, पावर कितना है 1, एक पावर बढ़ेगा वही पावर डिवाइड में आएगा, लिमिट रहेगी आपकी 0 से लेके 1 प्लस f बाहर आ गया, पावर कितना है 2, एक पावर बढ़ेगा 3 डिवाइड में 3, लिमिट रहेगी 0 से लेके 1, v0 1 माइनस 0 है 1 प्लस g 1 यहां 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 यानी 0, 1/2 यानी g/2 प्लस फिर से यहां 1 पुट करेंगे 1 ही आएगा f/3, ये आपका पहला आंसर है, v0/g/2 प्लस f/3, आपका आंसर क्या है सी इसका आंसर। होम असाइनमेंट की शीट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव यदि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, बस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे होम असाइनमेंट की शीट का, आप लोग ये वीडियो लेक्चर बराबर देखते रहो, आपको होम असाइनमेंट की शीट के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ क्लास में बराबर सॉल्व करके दूंगा आपको। मैंने ये होम असाइनमेंट की जो शीट है
इसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करके रखी है, उसको आप अच्छे से देख लो, क्वेश्चन वाइज देखते जाओ। और जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ जिसमें कुछ पोर्शन थ्योरी का भी, कुछ न्यूमेरिकल जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, उसको आप अपने कॉपी में लिख के रख लेना। अच्छा, अभी अपना ये जो लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर में अपन मतलब अभी यूट्यूब पे अपलोड करते जा रहे हैं, फिर पीडीएफ फाइल भी दे रहे हैं। इस मंथ में देखते हैं, यदि ऐसा लगेगा नीड लगेगी तो फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी। अच्छा, और एक चीज बोलना था कि कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन किए थे अपने क्लासेस में, तो उनमें उन बच्चों का, कुछ बच्चों का मोशन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रह गया है, तो फिर मैं उसके एक्स्ट्रा लेक्चर भी चालू कर दूंगा। 2 particles A and B are connected by rigid rod AB. The rod slides along the perpendicular rails as shown in the figure. The velocity of A to the left is 10 meter per second. Two particles A and B connected by the rigid rod AB. The rod slides along the perpendicular rails as shown in the figure. The velocity of A to the left is 10 meter per second. What is the velocity of B? P की निकालना वेलोसिटी, यदि ये इधर लेफ्ट में आएगा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ B निकालना है। तो यहाँ पे देखो, एक वेलोसिटी ऊपर है, एक वेलोसिटी इधर है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये कंपाउंड से कोई रिजल्ट यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ से निकालो tan थीटा मतलब tan अल्फा, अल्फा दिया हुआ है। tan अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वेलोसिटी ऑफ b अपॉन वेलोसिटी ऑफ a। तो वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल क्या हो जाएगा? tan अल्फा, अल्फा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, अल्फा कितना दिया? अल्फा इज इक्वल 60 डिग्री, अल्फा दिया 60 डिग्री मतलब मिलेगा tan 60 into va। va कितना दिया है? va दिया 10 tan 60 की कितनी होती है? √3 into 10, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 या 1.7 अप्रॉक्स ले लो, 1.7 into 10, तो 17 मीटर पर सेकंड, 1.73 2 17.3 मीटर पर सेकंड। या आंसर √2 √3 √5 √6 √7 √8 है ना, √10 ये सारी वैल्यू लिखवा के दिया, √10 फिर पाई की वैल्यू भी लिखवा के दिया है, कुछ फ्रैक्शंस भी लिखवा के दिए कैलकुलेशंस के लिए, जिससे आसान होता है। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये तो बहुत आसान है, एक्सेलरेशन पढ़ा के हो चुका है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर से वही एक्सप्रेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, बदल भी सकता है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, सिंपल तरीके से बताता हूं। सपोज एक साइकिल वाला है, कार वाला है, प्लेन वाला है, सबकी स्पीड, सबकी वेलोसिटी शुरू में 0 है। इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सबको समय लगा, इसको लगा 10 सेकेंड, इसको लगा 2 सेकेंड, इसको लगा 0.1 सेकेंड, समझा नहीं? तो 10 वेलोसिटी नहीं कहता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v2 - 1/10, 10 - 0/10 1। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 - 0 है 10 मीटर पर सेकेंड - 0 अपॉन 10 सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल, मतलब कितना आंसर? 1 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते जाएगी, ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। यहां निकालोगे तो 10 - 0/2 यानी कितना जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ती जा रही है? 5 से बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है इक्वल वैल्यू से इक्वल इंटरवल में, जैसे 0 थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 20 मीटर पर सेकंड हुई, जैसे पढ़ा के हो चुका है, 30 मीटर पर सेकंड हुई, टाइम लगा 1 सेकंड, फिर लगा 1 सेकंड, फिर लगा 1 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0 बाय 1 10, 20 माइनस बाय 10, 20 माइनस 10 बाय 1 10, 30 माइनस 20 बाय 1 10, तो 10 क्या है? कांस्टेंट, तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? इक्वल वैल्यू से इंक्रीज हो रही है। इसका एग्जांपल क्या है? बता चुका हूं, फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नीचे से ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ये वेलोसिटी है टाइम, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको एसटी ग्राफ दिया था, तो एसटी ग्राफ से हमने स्लोप निकाले थे तो हमको वेलोसिटी मिली थी, तो वैसे वीटी ग्राफ से हमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा स्लोप से, मतलब स्लोप यानी यहाँ पे क्या है? स्लोप यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन। और यहाँ पे स्लोप निकालते हो tan थीटा, तो थीटा को क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, मतलब स्लोप क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। और फिर वही बात आ गई थी, वीटी ग्राफ में कर्व आ गया, वीटी ग्राफ में यदि कर्व आ गया, कर्व यदि ऐसा है या कर्व यदि ऐसा है वीटी ग्राफ में, इसका मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। हालांकि ग्राफिकल क्वेश्चन जब आएंगे तो ये डिस्कशन और एक बार हो जाएगा कि कैसे हम ग्राफ से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, ये पहचान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लेता हूं मैं, जल्दी जल्दी देखो। v दिया है 40 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल 10 सेकंड। टाइम के लिए जब 10 सेकंड है तब निकालो, क्या निकालो? एक्सेलरेशन निकालो। क्या है एक्सेलरेशन? इसका डेरिवेटिव a यानी dv बाय dt, डेरिवेटिव पावर सामने 80 माइनस 6, t का dt 1 तो 0, 80 माइनस 6, t के लिए कितनी है? 10, यहाँ 10 पुट कर दो, 10 into 8 80 माइनस 6 74 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? बहुत सिंपल है। फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम, क्वेश्चन है क्या निकालना है? एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम 0 टू 10 सेकंड। ये आपका इंस्टेंटेनियस हो गया एक्सेलरेशन, जैसे अपने इसके पे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ये फ्रॉम 0 से लेकर 10 मतलब ये एवरेज निकालने को दिया। तो आपको दिया हुआ है v का इक्वेशन 2t स्क्वायर माइनस 2t, है ना? यहां पे हम इसका डेरिवेटिव लिए थे, डेरिवेटिव लेके हमने t की पुट किया उस इंस्टेंट में जहां निकालने पड़ा था। यहां पे हमको फ्रॉम 0 से 10 बोला है, तो एक बार v0 निकाल लो, 0 पुट कर दो टाइम मिलेगा, एक बार v10 निकाल लो, 10 पुट कर दो और फिर डिवाइड बाय टाइम 10 माइनस 0, उससे आ जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। If displacement of particle, if displacement of particle is given by t cube minus 6t square, find acceleration when body is at rest। आपको निकालना है acceleration जब बॉडी कहां पर है? रेस्ट में, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका डेरिवेटिव ले लो, v इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx by dt, dx by dt यानी कितना हो जाएगा? पावर सामने 3t स्क्वायर माइनस पावर सामने 12। बॉडी का क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन जब आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो आप एक काम करो, आपको निकालना है एक्सेलरेशन जब आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो आप एक काम करो, 3t स्क्वायर माइनस 12t को 0 से इक्वेट करो, तो ये जगह 3t कॉमन, t माइनस कितना? 4 इक्वल टू 0, मतलब टाइम की वैल्यू 0 आएगी और टाइम की वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जब 0 है तब बॉडी रेस्ट में, और टाइम पीरियड जब 4 सेकंड है तब बॉडी रेस्ट में। तो ये आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आया, ठीक है? आपको डिस्प्लेसमेंट दिया था, एक्सेलरेशन पूछा था, वेलोसिटी जब 0 थी तब पूछा था। मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी 0 है इसलिए मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, टाइम के 2 आंसर्स आ गए। ये दोनों आंसर्स को एक इक्वेशन में पुट करो, तो ए का इक्वेशन नहीं है, बी का इक्वेशन है। नाउ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू dv by dt, इसका डेरिवेटिव लो 3t स्क्वायर, पावर सामने
पावर सामने एक पावर कम, 2 सामने एक कम, 60 माइनस 2, तो आप पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पुट करोगे 0 तो 6 इंटू 0 0 यानी -12 एक आंसर आएगा, और जब 4 पुट करोगे तो 25 माइनस 12 यानी +12 आएगा, तो 2 आंसर। तो बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में थी और फिर 4 सेकंड के बाद बॉडी फिर कहीं आ गई, रेस्ट में आ गई। एक दो क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं। S इक्वल टू टी स्क्वायर आई वेक्टर प्लस 3t माइनस 1 जे वेक्टर, फाइंड स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। आपको मैंने पहले भी कहा था क्लास में कि वेक्टर्स का काम कहीं भी पड़ता है अपने को, अपने आईजे के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं, इसलिए अपने स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ ली है ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है और आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक है, ठीक है। देखो ये आई के सामने जो लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स कोएफिशिएंट हो गया, तो एक्स इक्वल टी स्क्वायर हो गया। जे के सामने जो लिखा है कोएफिशिएंट ये y हो गया 3t माइनस 1, मतलब ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है और ये y डायरेक्शन का, मतलब यहाँ पे i और j आ गया, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन हो गया है ना। तो इसका डेरिवेटिव लो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाय dt, डायरेक्ट लिखता हूं 2t। इसका लो dy, तो 3t माइनस 1 का डेरिवेटिव 3, t का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 और टाइम दिया आपको 1 सेकंड। तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 2t i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। ये आपका वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, 2t i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। आपको ये स्पीड निकालना है, यदि आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की कितनी है 1, स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म है इसका मैग्नीट्यूड, तो i के सामने जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, t के लिए 1 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये t1 है, t1 है इसलिए यहाँ 4 है, 2 into 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 तो √30। फिर आपको निकालना है एक्सीलरेशन। तो आपके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक vx और vy। यदि आप निकालना है एक्सीलरेशन x कंपोनेंट का तो इसका डेरिवेटिव लोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 2t का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, इसका आएगा 0, vy 0। Therefore, acceleration is equal to 2 meter per second square. Yeah, pass. Find the time. Find the time when displacement is equal to t cube minus 6t square plus 9t. आपको टाइम निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है। टाइम निकालना जब आपकी वेलोसिटी कितनी है, when body is at rest, बॉडी रेस्ट में मतलब ये कितना है 0 है। इसका पहले डेरिवेटिव लो dx by dt, यानी मिलेगा आपको v, पावर सामने 3t स्क्वायर माइनस 2 सामने 12t प्लस 9 सामने t का डेरिवेटिव 1, ये आपका v आ गया। अब क्या करो आप 3t स्क्वायर प्लस माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0 से इक्वेट करो, ये v की इक्वेशन है। v को मैंने 0 से क्यों इक्वेट किया, बॉडी जब रेस्ट पे है तब टाइम निकालो, तब कितना टाइम है, तो 3t स्क्वायर 3 से डिवाइड कर दो आप, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 4t है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, t माइनस 3 माइनस t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0, t माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से t के दो आंसर आएंगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये दो आंसर आएंगे। क्वेश्चन क्या था समझ में आ गया, आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था, आपको टाइम पूछा था, और टाइम पूछा था कब, जब बॉडी का है रेस्ट पे, तो रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इक्वेशन आ गया, उसको 0 से इक्वेट कर दिया, वहां से टाइम की दो वैल्यूज निकाल लिया, सिंपल मैथमेटिक्स है, पढ़ा हुआ।
आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन 3t²। 3t² फाइंड द वेलोसिटी, आपको v निकालने बोला है जब टाइम वैल्यू कितनी है 3 सेकंड, है ना, टाइम वैल्यू 3 सेकंड है। व्हेन इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, जब शुरुआत में बॉडी कहां पे, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट। पहले मेरी बात को समझ लो आप अच्छे से। आपको वेलोसिटी निकालने कहा गया है जब बॉडी कहां पर शुरू में, रेस्ट में। तो एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो फिर वेलोसिटी यानी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए dt। एक पुट कर दो आप यहां, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² dt। 3 बाहर आ गया, t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3 प्लस, आपको ये इनिशियल कंडीशन दी है, यहां से आपको c निकालना है, 3 से 3 कैंसिल। तो b की इक्वेशन क्या आ गई, p = t³ + c। लेकिन जब शुरू में बॉडी कहां पे थी, रेस्ट में, तो जब बॉडी शुरू में टाइम 0 रहेगा, v 0 रहेगा, c की वैल्यू 0 आएगी। c फिर से आप पुट कर दो, टाइम को पुट कर दो, कितना दिया आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। a = 3t² दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालने वाला था, टाइम के लिए कितनी थी, कितने सेकंड में निकालने वाला था, 3 सेकंड पे। कब, जब इनिशियली बॉडी कहां पे, रेस्ट में। शुरुआत में जब टाइम 0 था तब बॉडी रेस्ट में। तो एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर वेलोसिटी यानी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v यानी इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया, a की वैल्यू 3t² dv, 3t² dt है ना, 3t² dt। 3 बाहर आ गया, t² का इंटीग्रेशन क्या है, t³/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। शुरू में बॉडी कहां पे है, रेस्ट में। जब v जब का 0 है तो शुरू में टाइम 0, तो देयरफॉर c = कितना हो जाएगा, 0। c यहां पुट करो तो v = हो जाएगा t³ t की वैल्यू कितनी है, 3 का क्यूब 27 मीटर पर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ऐसी कंडीशन बता। यदि बोलता है कि इनिशियली the velocity of body is 4 meter per second, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। बॉडी की वेलोसिटी शुरुआत में कितनी दी हुई है, 4 मीटर पर सेकंड। कब, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। हालांकि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे अपन वेलोसिटी डिसाइड करते हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकंड है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब v आपका -4 मीटर पर सेकंड है जब शुरुआत में, मतलब जब टाइम कितना है, 0। तो ऐसे क्वेश्चन में c क्यों निकालेंगे, टाइम के लिए 0 पुट करना, उसमें v के लिए -4 पुट करना, वहां से निकल के आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन ले लेंगे आगे चल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद वाले जो लेक्चर लूंगा मैं, उसमें मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चन तो लूंगा, और जो आपकी काइनेमेटिकल इक्वेशन, सॉरी काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, v = u + at, s = ut + ½ t², v² = u² + twice s। उन तीन इक्वेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। अब वो तीन इक्वेशन के पहले जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, उसको याद रखो। क्या है, dx/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहीं अप्लाई करो, a = dv/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। और आपको याद होगा, इसको मैं बाय चेन रूल लिख सकता हूं। इसके पहले लेक्चर में चेन रूल के बारे में मैं बताया था। dv/dt कैन बी रिटन एज dv/dx into dx/dt, dv/dx into dx/dt। v is what, the rate of change of displacement। a का मतलब the rate of change of velocity, a का मतलब the rate of change of velocity को लिख सकता हूं dv/dx into dx/dt by chain rule। chain rule ये क्या है, the rate of change of displacement है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv/dx into, इसको भी हम यूज करेंगे फॉर्मूला कुछ क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और लूंगा, काइनेमेटिक इक्वेशंस लूंगा, उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, थैंक यू।